दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रश्न और उनकी डिटेल्स। पहला प्रश्न है हमारा, मच्छरों से होने वाली एक व्यापक और आमतौर पर देखी जाने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, हैजा और दस्त, टाइफाइड, क्षय रोग या डेंगू और मलेरिया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डेंगू और मलेरिया। देखिए, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस की बीमारियां दिन में काटने वाले एंडीज अर्थात एस्टेगोमिया मच्छरों के द्वारा फैलती हैं, जो यहाँ हवाई में पाए जाते हैं। विशेष रूप से एंडीज एल्बोपिक्टस सभी द्वीपों पर पाया जा सकता है, जबकि एंडीज एजिप्टी केवल बिग आइलैंड के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। तो डेंगू जो फैलता है वो एंडीज मच्छर के काटने से फैलते हैं, एंडीज मच्छरों के द्वारा फैलता है आपका डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस। अगला है, इसी में बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला सवाल है, ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं अर्थात 0 से 6 माह के लिए बताना है। तो 0 से 6 नवजात शिशुओं 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी पर किलोग्राम शरीर भार की मात्रा कितनी है, तो ये बतानी है आपको। तो यहाँ पे 0 से 6 मंथ का पूछा है, नवजात शिशु कहलाते हैं। तो इनमें जो पर डे किलोग्राम शरीर भार की मात्रा है किलो कैलोरी की, वो है 92। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 92 किलो कैलोरी। तो ये हो गया ICMR 2010 के अनुसार कितना, 92 किलो कैलोरी। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन करे कि ICMR रिपोर्ट 2022 के अनुसार, मतलब 2020 के अनुसार नवजात शिशुओं के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी पर किलोग्राम शरीर की भार की मात्रा का कितना है, तो वहाँ पे हो जाएगा 110 से 150 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम पर डे। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर 2020 के अकॉर्डिंग पूछे तो 110 से 150। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, टिटनेस एक तीक्ष्ण रोग है जो किसके बहिर्जीव विष द्वारा प्रेरित होता है? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस दिए गए हैं, देखेंगे ऑप्शंस में से दिए गए जो ऑप्शन है, आंसर रहेगा आपका क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। तो जो ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है, ये एक बैक्टीरिया है और जो कि इस बीमारी अर्थात टिटनेस की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। बैक्टीरिया दो स्वरूप में पाए जाते हैं दोस्तों, एक दीमक या गुड़क कोशिका जो तेजी से बढ़ते हैं, और मृत ऊतकों के घाव जैसे जलना या पिसना या बाहरी तत्वों के घाव में प्रवेश से टिटनेस का खतरा बढ़ता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु। वहीं पूछा जाए कि टिटनेस को और क्या कहा जाता है, तो टिटनेस को लॉकजा कहा जाता है। यह एक जीवाणु संक्रमण रोग है जिससे आपका जो जबड़े की मांसपेशियां हैं और गर्दन है वो अंग प्रभावित होते हैं। इनको क्या कर देता है, ये लॉक कर देता है आपकी गर्दन और जबड़े की मांसपेशियों को। आपके पूरे शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन होता है इस बीमारी के थ्रू। अगला सवाल देखेंगे, गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार वृद्धि वाली सुपोषित महिलाओं को स्तनपान के आरंभिक 6 महीनों में अपने खाद्य अंतर्ग्रहण में कितने किलो कैलोरी पर डे की वृद्धि करनी चाहिए? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 600 किलो कैलोरी पर डे। इसमें आपसे पूछा जा सकता है बाकियों का भी, अडल्ट मैन, अडल्ट वुमेन, नवजात बच्चे, स्तनपान करा रही महिलाएं, इसके अलावा 0 से 6 माह के नवजात शिशु, फिर 7 से 12, वहीं फिर किशोर बालक बालिकाओं का। तो आपको सबका यहाँ पे पर डे का किलो कैलोरी ध्यान रखना है या याद कर लेना है। देखें अगला प्रश्न है, क्रिटीनता या वामनता किसकी कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है क्या, वामनता। हमारा अगला प्रश्न है,
गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि कारण बताना है आपको, क्योंकि उनके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। किस गतिविधि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होता है? तो गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए आंसर आ जाएगा गर्भस्थ शिशु की वृद्धि की अतिरिक्त ऊर्जा के लिए। या यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक रहने वाला हठी, खांसी, जुकाम जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, वह किसका संकेत है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ट्यूबरकुलोसिस अर्थात क्षय रोग, तपेदिक भी कहते हैं इसे। तो इसका संकेत है जब आपके शरीर में लंबे समय तक कोई खांसी जुकाम हो, जिसे आप उसके द्वारा भी ठीक नहीं हो कर पा रहे हैं एंटीबायोटिक्स खा के भी, तो वो लक्षण कहलाएंगे आपके तपेदिक रोग के, क्षय रोग के। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो ये जो क्षय रोग है इसे टीबी भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, और ये जो है किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण। तो क्षय रोग की बीमारी इस बैक्टीरिया के कारण होती है। बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकता है, लेकिन आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है। टीबी से संक्रमित लोग हमेशा बीमार महसूस नहीं करते। तो कहा जा सकता है इसमें कि आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है इस बीमारी से? तो इससे प्रभावित होता है क्या? फेफड़ा। इसके अलावा किसी भी हिस्से जैसे गुर्दा, रीढ़ और मस्तिष्क पर हमला कर सकता है। टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित हर व्यक्ति बीमार महसूस नहीं करता या हर व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। परिणाम स्वरूप टीबी से संबंधित दो स्थितियां मौजूद है। पहला, गुप्त टीबी संक्रमण और टीबी रोग। अगर ठीक से इलाज ना किया जाए तो टीबी की बीमारी जानलेवा हो सकती है। अगला सवाल है, गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव होता है? और ऑप्शंस हैं उबकाई और उल्टियाँ, एडीमा या दोनों। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोनों। ये दोनों ही स्थितियाँ होती हैं गर्भावस्था के दौरान, उबकाइयाँ आना, उल्टियाँ आना और तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन, एडीमा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपरोक्त दोनों। अगला सवाल है, मोटापाग्रस्त शहरी बच्चों में क्या होने की संभावना अधिक होती है? ऑप्शंस हैं कुपोषण, ऊर्जा की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि मोटापाग्रस्त शहरी बच्चों का बताना है कि शहरी में मोटापाग्रस्त बच्चों में क्या अधिक होने की संभावना है? तो यहाँ पे कुपोषण, माल न्यूट्रिशन होने की संभावना जो है अधिक होती है शहरी बच्चों में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला सवाल है, जानपदित रोग या महामारी का अर्थ इनमें से क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुत से लोगों पर एक साथ आक्रमण करने वाले रोग का प्रकोप, महामारी का अर्थ हो जाएगा। अगला सवाल है, वह परिवेशी कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है। ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत स्वच्छता, जनसंख्या घनत्व, परिवेशी स्वच्छता, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी परिवेशी कारक हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है। अगला सवाल है, किसके द्वारा या किसके उपयोग के द्वारा रुग्णशीलता एवं मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? आंसर होगा बॉडी मास इंडेक्स। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है बॉडी मास इंडेक्स, तो इसे शॉर्ट में कहेंगे VMI, फुल फॉर्म है इसका बॉडी मास इंडेक्स। आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे वजन का एक अनुमानित माप है ये माप करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया गया है कि रुग्णशीलता और मरणशीलता के जोखिम पर शरीर के भार के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जाता है इस माप के थ्रू। आगे है कि जो आपका VMI है इसकी गणना आपके किलोग्राम में वजन को मीटर वर्ग में आपकी ऊंचाई से विभाजित करके की जाती है। VMI केवल वयस्कों के लिए है क्योंकि बच्चे और किशोर लगातार बढ़ रहे हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, वयस्कों में अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन डी की कमी के कारण। तो ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी के
तो यहाँ पे बात हो रही है वयस्कों में। तो वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने के को कहते हैं ये ऑस्टियोमलेसिया। इस कारण होती है ये विटामिन डी की कमी के कारण। वहीं अगर ये बच्चों में हो तो उसे कहेंगे रिकेट्स, और वहीं वयस्कों में हो रही है तो उसे कह रहे हैं ऑस्टियोमलेसिया या अस्थि मृदुता। और किसकी कमी के कारण हो रहा है? तो हो रहा है विटामिन डी की कमी के कारण। कभी कभी पूछता है कि विटामिन डी की कमी के कारण होने वाले कौन कौन सी स्थितियां हैं, ये रोग है। तो एक हो जाएगा आपका रिकेट्स जो कि बच्चों में होगा, और एक हो जाएगा अस्थि मृदुता जो वयस्कों में होगा। अगला सवाल है, आईसीडीएस के मानदंडों के अनुसार किशोरियों को दिया जाने वाला प्रोटीन का पोषण संपूर्ण कितना ग्राम प्रोटीन है? आंसर होगा 25 ग्राम प्रोटीन। किशोरियों का पूछा है यहाँ पे, तो 25 ग्राम हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूमोकोकल संक्रमणों में गंभीर रोग शामिल हैं जैसे? तो न्यूमोकोकल में पूछा है, न्यूमोकोकल संक्रमण में, तो ये गंभीर रोग है आपका न्यूमोनिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूमोनिया। वही पूछा जाए क्वेश्चन कि न्यूमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है जब न्यूमोनिया से इंसान संक्रमित हो जाता है? तो न्यूमोनिया से दोस्तों फेफड़े या एल्वियोलाई की छोटी वायुथैली और उनके आसपास के ऊतक जो होते हैं प्रभावित होते हैं। ये उनका संक्रमण है, फेफड़ों और उनके आसपास के ऊतकों का। निमोनिया दुनिया भर में मृत्यु की सबसे आम कारणों में से एक है। निमोनिया का सबसे आम लक्षण है कफ जो थूक बनाता है। निमोनिया का निदान आमतौर पर चेस्ट एक्सरे से किया जाता है। तो ये था निमोनिया संबंधी इंफॉर्मेशन। निमोनिया के ज़्यादातर मामले बैक्टीरिया या वायरस के कारण होते हैं, लेकिन निमोनिया फंगस के कारण भी हो सकता है। अगला सवाल देखेंगे, डिप्थीरिया संक्रमण किसके जीव विषजनक प्रभेद द्वारा उत्पन्न होता है? तो डिप्थीरिया का बताना है। आंसर होगा यहाँ पे कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो जीव विषजनक पूछा गया है, मतलब किस जीवाणु विषाणु मतलब किनके कारण होता है? तो एक तो ये जो डिप्थीरिया है आपका जीवाणुओं के कारण होता है, और कौन से जीवाणु है? वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के प्रभेद द्वारा उत्पन्न होता है डिप्थीरिया संक्रमण। दोस्तों डिप्थीरिया टॉक्सिन अर्थात डीटी जो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया है उसका एक वाह कोशिकीय प्रोटीन है जो प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करता है और संवेदनशील कोशिकाओं को मारता है। डीटी को एनकोड करने वाला जीन कुछ कोरिनेफेज के में मतलब उनमें मौजूद होते हैं, और डीटी केवल सी डिप्थीरिया आइसोलेट्स द्वारा निर्मित होता है जो टॉक्स प्लस फेज को आश्रय देते हैं। इसके अलावा डिप्थीरिया एक तीव्र जीवाणु रोग है जो आमतौर पर टॉन्सिल, ग्रसनी, स्वर यंत्र और कभी-कभी त्वचा को प्रभावित करता है। यह रोग आमतौर पर विष पैदा करने वाले जीवाणुओं के कारण होता है। ये विष पैदा करने वाला जीवाणु ही है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, साप्ताहिक आयरन फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप है जो किसको संबोधित करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा एनीमिया या रक्ताल्पता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एनीमिया। तो एनीमिया को संबोधित करती है क्या? साप्ताहिक आयरन फॉलिक अम्ल जो संपूर्ण योजना मतलब इसकी संपूर्ण योजना एक समुदाय आधारित हस्तक्षेप जो है। किस समूह में अल्प पोषण की संभावना अधिक होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे, किशोरियां, गर्भवती एवं स्तनपान करा रही स्त्रियां या उपर्युक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो इन सारे ही जो भी दिए गए हैं किशोरी, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती या स्तनपान करा रही स्त्रियां, इन सब में अल्प पोषण की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना को सुगम बनाने के लिए क्या आरंभ की गई और ये कब स्टार्ट हुई? तो सारी चीज़ें देखते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना जो है
अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को सुगम बनाने के लिए किया गया। तो इसका तो आंसर हो जाएगा अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना की तो अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए शुरुआत की गई। इसकी जो स्थापना है सन 2005 में की गई। और ये जो योजना है जननी सुरक्षा योजना, ये स्वास्थ्य एवं भारत सरकार का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने हेतु या कराने के लिए 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये है आपका जननी सुरक्षा योजना। बाकी इसमें जो भी अपडेट हुए होंगे हम बाद में देखेंगे। तो ये कब की गई स्थापना इसकी? 2005 में। अगला सवाल है SARS का पूरा नाम बताएं। इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अर्थात गंभीर तीक्ष्ण श्वसन संलक्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों सार्स के बारे में देखें तो सार्स जो है चीन में 2002 में नजर आया। यह कुछ ही महीनों में दुनिया भर में फैल गया। हालांकि जल्द ही इसकी रोकथाम कर ली गई। सार्स एक वायरस है। पूछा जाए क्या है, तो यह एक वायरस है जो इस रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति द्वारा खांसने, छींकने या बात करने पर हवा में मिलने वाली छोटी बूंदों से फैलता है। यह 2019 में कोविड-19 महामारी के साथ दोबारा प्रकट हुआ और यह कोरोना वायरस की वजह से होने वाली सांस की एक संक्रामक बीमारी है जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। इसके दौरान अगर किसी को इस वायरस से कोई पीड़ित हो चुका है तो डॉक्टर से जांच कराना ज़रूरी हो जाता है। और ये कई तरह से फैलता है। प्रयोगशाला परीक्षणों या इमेजिंग की हमेशा आवश्यकता होती है। कुछ समय के लिए, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते में ठीक हो जाता है और इसमें तुरंत देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। इसका पूरा नाम देख चुके हैं, गंभीर तीक्ष्ण श्वसन सिंड्रोम इसे कहते हैं, यह संलक्षण जो कि संक्रामक रोग है, श्वसन मार्ग द्वारा फैलता है। और इसके जो विशिष्ट कोरोना वायरस हैं वो सार्स 1, 2, 3, 4 के एटियोलॉजिकल एजेंट के रूप में की गई है। इसकी पहचान जो की गई है। अगला सवाल है गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से किसके माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों प्लेसेंटा एक अस्थायी शारीरिक अंग है जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है। यह आपके गर्भाशय की परत से जुड़ता है और गर्भनाल के माध्यम से आपके बढ़ते बच्चे तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। बच्चे के प्रसव के बाद तक गर्भाशय की दीवार से मजबूती से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा मां से भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व किसके थ्रू मिलते हैं? गर्भवती शिशु से, गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से। तो आंसर होगा गर्भनाल या प्लेसेंटा। अगला सवाल है भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि बताएं। तो भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है 11 से 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण बताएं। अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीएन या जीएन इसे लिखा है। अगला सवाल स्तनपान में अवपातन, तनुकरण या लेट डाउन प्रतिवर्त के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? तो इसमें उत्तरदायी हार्मोन्स है ऑक्सीटोनिन अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों बात आती है ऑक्सीटोनिन की, ऑक्सीटोसिन। तो ये जो है एक स्तनपायी संबंधी हार्मोन है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में तंत्रिका संबंधी परिस्थिति का कार्य करती है। अल्फा हाइपोफाइफिन के रूप में भी इसे जाना जाता है और इस रूप में जाने वाला ऑक्सीटोसिन को जैव रासायनिक रूप से विंसेंट डुविग्ने और एटेल द्वारा 1953 में इसे पहचाना गया।
ऑक्सीटोसिन जो है गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करता है और उसे मजबूत करता है। इसका उपयोग गर्भावस्था के अंत में गर्भाशय से अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने और उसका इलाज करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला सवाल है, प्रोटीन की कमी से होने वाला एक पोषक संबंधी विकार दूसरा बच्चा होने पर पहले बच्चे को होने वाला रोग बताएं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से होने वाला एक पोषण संबंधी विकार है क्वाशियोरकर, जो कि दूसरा बच्चा होने से पहले वाले बच्चे को होता है। बीमारी आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है। ज़्यादातर दूध छुड़ाने की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक ये इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारा अगला सवाल देखेंगे अब, रक्तस्राव रोग किसकी कमी के कारण होते हैं? तो रक्तस्राव रोग होता है विटामिन के की कमी से। अब हम देखेंगे विटामिन के के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलक्विनोन। विटामिन के जो है 2 भागों में बटा होता है, K1 और K2। K1 का नाम है आपका फाइलोक्विनोन। ये कार्य क्या करता है? तो शरीर को लीवर में कुछ प्रोटीन बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, जो रक्त का थक्का बनाने का कारण बनते हैं। इन प्रोटीन को थक्का जमाने वाले कारक भी कहा जाता है। अब बात करें विटामिन के का स्रोत क्या है? तो विटामिन के सबसे अच्छे आहार हैं पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, अजमोद, ब्रोकली, केले, गोभी, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स और सलाद साग, हरी बीन्स, एवोकाडो, कीवी फ्रूट्स, वनस्पति तेल, दही, किण्वित खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ और कुछ चीज़ जो विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। अगला सवाल देखें, हेपेटाइटिस सी विषाणु इनमें से किस समूह से संबंध रखता है? तो हेपेटाइटिस सी जो है फ्लॉपी वायरस से संबंध। दोस्तों इससे जो है लीवर में सूजन और क्षति का कारण बनता है ये आपका हेपेटाइटिस सी। सूजन वह सूजन है जो तब होती है जब शरीर के ऊतक घायल या संक्रमित हो जाते हैं। सूजन अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। वायरस आपके शरीर की सामान्य कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। हम देखेंगे अगला प्रश्न, गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम होने से क्या हो सकता है? तो रक्त में फोलेट का स्तर अगर कम हुआ तो तंत्रिका नाल दोष होगा, अर्थात आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो फोलेट अर्थात फॉलिक एसिड, इसकी कमी से इसकी कमी होने से गर्भावस्था के दौरान क्या होता है? एनीमिया हो सकता है। यदि फोलेट की कमी है तो मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के जन्म दोष वाले बच्चे होने का जोखिम अर्थात न्यूरल ट्यूब दोष जैसे कि स्पाइना बिफिडा बढ़ जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है फोलेट का स्तर अगर कम हो गया गर्भावस्था के दौरान तो। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका दिया जाता है? दोस्तों 10 वर्ष की आयु पर टिटनेस का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बढ़ते बच्चों को किसके लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन एवं कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है? तो बढ़ते बच्चों को स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात प्रोटीन एवं कैल्शियम से शरीर में वृद्धि और विकास होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्रोटीन के सबसे समृद्ध पादप स्रोतों में से एक है? तो इसमें से सोयाबीन सबसे समृद्ध स्रोत है प्रोटीन का, फिर आपका हो जाएगा मूंगफली वगैरह, इनके अलावा स्रोत पूछे तो। अगला सवाल है, पीयूष अर्थात कोलेस्ट्रम के विषय में इनमें से क्या सत्य है? ऑप्शन दिए गए, नवजात शिशु इसका संश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा, यह जन्म के बाद के शुरुआती कुछ दिनों तक माता के स्तनों से स्रावित होता है और यह एंटीबॉडी का स्रोत है। तीसरा, इसमें मुख्य
मुख्यतः वसा होती है, और चौथा यह दुग्ध स्राव को दीप्त करने वाला हार्मोन्स है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सत्य पूछा है, सेकंड वाला सही है कि इसमें यह जन्म के बाद के शुरुआती कुछ दिनों तक माता के स्तनों से स्रावित होता है और यह एंटीबॉडी का स्रोत है। और इसमें अगर थर्ड बोला है कि मुख्यतः वसा होता है, तो वसा इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है पीयूष में, इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये सर्वाधिक प्रोटीन होता है। अगला है, किसके विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए, मतलब किस बीमारी के विरुद्ध सुरक्षा देने के लिए व्यक्तियों को टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा टिटनेस की बीमारी के लिए। तो टिटनेस की बीमारी के लिए दिया जाता है टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन। ऑप्शन नंबर थर्ड सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा है, डीपीटी का लोकप्रिय नाम क्या है। डीपीटी का लोकप्रिय नाम है ट्रिपल एंटीजन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ट्रिपल एंटीजन। अब इसे ट्रिपल एंटीजन क्यों कहते हैं, तो देखिए डीपीटी टीका को डीटीपी टीका भी कह सकते हैं, जो कि मनुष्यों में 3 संक्रामक रोग अर्थात डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस अर्थात काली खांसी और टी फॉर टेटनस के लिए संयुक्त रूप से एक टीका दिया जाता है, इसलिए इसे ट्रिपल टीका, ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। 3 बीमारियों के लिए एक टीका लगा देना, इसीलिए मुख्य रूप से डीपीटी को टीके को ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। दोस्तों इसमें इस वैक्सीन के घटकों में डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्साइड शामिल है, और इससे पर्ट्यूसिस या पर्ट्यूसिस एंटीजन पैदा करने वाले बैक्टीरिया की पूरी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसके उच्च अंतर्ग्रहण के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध पता चला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वसा एवं कोलेस्टेरॉल अंतर्ग्रहण के साथ हृदय रोगों का प्रबल संबंध पता चला है। दोस्तों बात करें वसा एवं कोलेस्ट्रॉल की, तो 2 प्रकार के ये लिपिड होते हैं जो शरीर में पाए जाते हैं। दोनों महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, और आपका ये जो अतिरिक्त ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसका ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का यूज़ आपने कर लिया, तो इससे खतरा होता है हृदय रोग और मधुमेह। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला स्वास्थ्य शिक्षा एवं आयोडीन युक्त नमक की महत्ता का प्रचार, सही है। ऑप्शन सेकंड, आयोडीन युक्त नमक की प्रयोगशाला निगरानी। ऑप्शन नंबर थर्ड, आम नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति। तो हो जाएगा यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरयुक्त सभी। अब देखिए राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई। तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हुई 5 दिसंबर 1992 को। इससे पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन नाम तब था राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम, और इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में। तो कहने का मतलब इस चीज़ को लेकर 1962 में ही शुरुआत कर दी गई थी राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से। फिर इसका नाम परिवर्तित करके और कुछ अपडेट करके इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डाल करके इसकी स्थापना की गई राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से सन 1992 में। डेट है 5 दिसंबर 1992। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र श्लेष्मला की सतह पर बने गंदे सफ़ेद झागदार उभरे हुए धब्बे क्या कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा विटोट चित्ती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विटोट चित्ती। किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिसे अंधेपन के विकास के बिना उल्टा किया जाता है, और विटामिन ए की कमी की एक डिग्री का संकेत ये देते हैं। विटोट का मतलब अगर पूछे तो कॉर्निया के निकट कंजक्टिवल घाव जो विशिष्ट रूप से सूखा झागदार रूप से प्रदर्शित करता है, ये हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन उबकाई या मॉर्निंग सिकनेस गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान होने वाली या होने से किसके लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे उबकाई, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है, वह क्या है जो वसा में घुलनशील विटामिनों जैसे विटामिन ए, डी, ई के का अवशोषण बढ़ाता है। तो वहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वसा। अगला है, इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड है। तो इनमें से माल्टोज जो है डाइसैकेराइड है।
वही पूछे कि डाइसेकेराइड किसके अलावा और कौन कौन से हैं। तो डाइसेकेराइड एक तो आपका हो गया माल्टोज, दूसरा सुक्रोज और तीसरा लैक्टोज। तो आंसर होगा यहाँ पे इस प्रश्न का माल्टोज, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों डाइसेकेराइड जो है जिसे डबल शुगर या बायोस भी कहा जाता है, वह शुगर है जो तब बनती है जब दो मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं। मोनोसेकेराइड की तरह डाइसेकेराइड भी पानी में घुलनशील सरल शर्करा है। इसके तीन सामान्य उदाहरण हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अगला प्रश्न है शरीर और ग्रामीण जनसंख्या में असंचरणशील रोगों का मुख्य जोखिम कारक बताएं। ऑप्शंस हैं अल्कोहल कुप्रयोग, खराब आहार, तंबाकू उपभोग। तो तीनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में असंचरणशील रोगों का मुख्य जोखिम है। अगला सवाल, हमारे देश में रक्ताल्पता मुख्यतः किसके कारण होता है। तो हमारे देश में ये जो एनीमिया है, रक्ताल्पता जिसे कहते हैं, ये आयरन की कमी के कारण होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आयरन की कमी। अगला सवाल, दरवीनक या कोई लोनिकिया किसकी कमी से संबंधित है। तो ये संबंधित है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से, अर्थात लौह न्यूनता रक्ताल्पता से। आंसर होगा लौह न्यूनता रक्ताल्पता ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 0.4 से 0.6 ग्राम पर किलोग्राम शरीर भार से कम प्रोटीन के अंतर्ग्रहण को क्या माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण। अगला सवाल है शरीर में जिन अमीनो अम्लों का संश्लेषण नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं आवश्यक या एसेंशियल अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं ये वे होते हैं जो जीवों द्वारा शरीर को संश्लेषित नहीं किए जा सकते। जैसे कौन कौन से हैं ये आवश्यक अमीनो अम्ल। तो वेलिन हो गया आपका, ग्लाइसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, मिथायोनिन हो गया और फिनाइल एलानिन हो गया, टिप्टोफ्रेन हो गया या थियोनेनिन। दोस्तों इनमें से सेरीन, ग्लाइसिन तथा एस्पार्टिक जो अम्ल शरीर में संश्लेषित किए जा सकते हैं, अतः ये अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो अनावश्यक हो गए 3 आपका सेरीन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक। इसके अलावा जो हमने देखे 1 2 कम से कम 6 से 7 8 जो अमीनो अम्ल वो हैं आपके आवश्यक अमीनो अम्ल। वैसे अगर पूछा जाए कि आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है तो ये है आपका 20। बाकी कोई चेंजेस इसमें हैं अगर कुछ तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप कमेंट में आप बताएं। इसके अलावा शरीर में जिन अमीनो अम्ल का संश्लेषण नहीं हो सकता है उनके नाम हम देख चुके हैं। कंकालीय फ्लोरोसिस का कारण क्या है। तो कंकालीय फ्लोरोसिस का कारण है फ्लोरीन का अत्यधिक उपभोग। अगला सवाल है अल्पपोषित गर्भवती माताएं किन शिशुओं को जन्म दे सकती है। तो ये जन्म के समय कम भार वाले शिशुओं को जन्म दे सकती है अल्पपोषित गर्भवती माताएं। अगला प्रश्न है संदूषित किसके कारण हैजा होता है। तो संदूषित जल के कारण हैजा होता है। हैजा किसके कारण होता है, संदूषित जल के कारण। दोस्तों बात करें हैजा की, तो हैजा आंत का एक गंभीर संक्रमण है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है। यह संक्रमण गंभीर दस्त का कारण बनता है जो उपचार के बिना घातक हो सकता है। लोग दूषित भोजन, अक्सर सेल्फीस या पानी का सेवन करने से संक्रमित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा जल, अर्थात संदूषित जल, संदूषित पानी के कारण आपका ये हैजा होता है। जीवाणु है आपका विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु जिसके कारण ये हैजा होता है। इसके द्वारा प्रभावित अंग पूछे तो प्रभावित अंग है आंत। इसमें होता क्या है, तो दोस्तों इसमें गंभीर पतले दस्त होते हैं जो अनुपचारित होने पर निर्जलीकरण और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। यह भोजन या पीने के पानी के कारण होता है, दूषित पानी के कारण।
अगला प्रश्न देखें, जब व्यक्ति को क्या हो जाता है या क्या होता है तब मुखीय पुनर्जलीकरण चिकित्सा अर्थात ORS दी जाती है। तो आंसर होगा निर्जलीकरण। जब व्यक्ति को निर्जलीकरण हो जाता है अर्थात शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो मुख द्वारा ORS घोल दिया जाता है। ORS पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। इसके थेरेपी आपका इसके चिकित्सा को कहेंगे कि निर्जलीकरण के चिकित्सा को कहेंगे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। बात करें ORS के फुल फॉर्म की तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट हो जाएगा या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसमें 3 तरह के सॉल्ट चीज़ें मिली होती हैं। सॉल्ट, ग्लूकोज और पानी का मिक्सचर होता है ये दस्त, उल्टी, ज़्यादा पसीना आने से सिचुएशन में जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा का आकलन कौन से नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की मात्रा का आकलन? तो ये किया जाता है आयोडोमितीय अनुमापन द्वारा या आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, घर में ही ORS बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो घर में ही ORS बनाने के लिए 1 लीटर जल लें, 40 ग्राम सुक्रोज या 1/4 छोटी चम्मच चुटकी भर नमक। तो इन तीनों के मिश्रण से आप घर पे ही ORS बना सकेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, HIV इनमें से किस मार्ग को छोड़कर अन्य सभी से संचारित होता है? तो इनमें से लार को छोड़कर बाकी सुई चुभने से लगी चोट के कारण भी HIV हो सकता है, रक्तदान के कारण भी हो सकता है और संभोग के कारण भी हो सकता है। तो तीनों ये कारण है जिनसे ये हो सकता है। यहाँ पे पूछा है किससे नहीं हो सकता है, किनको छोड़कर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लार के कारण। लार को छोड़कर बाकी सभी के कारण HIV हो सकता है। अगला सवाल है, एस्कॉर्बिक अम्ल का अच्छा स्रोत क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल का अच्छा स्रोत है ताजे फल व सब्जियां। वहीं पूछे एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला एक शुगर एसिड होता है। देखने में ये सफ़ेद या से हल्के पीले रंग का जल घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल के एक रूप को विटामिन C के नाम से भी जाना जाता है। ये काम क्या करता है? तो ये शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो त्वचा, उपास्थि, टेंडन, स्नायु बंधन और रक्त वाहिकाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक क्या है? प्रोटीन है। घावों को भरने और हड्डियों और दांतों की मरम्मत और रखरखाव के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न देखें, पोलियो विषाणु किसके माध्यम से फैलता है? तो ये फैलता है संदूषित भोजन और जल के माध्यम से। बात करें पोलियो विषाणु की, तो पोलियो के विषाणुओं की कब खोज की गई, इसके इलाज की किसने खोज की, कब की, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके वायरस की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर और एरविन पॉपर ने 1908 में। ये दोनों वियना के चिकित्सक हैं। इन्होंने इस वायरस की खोज की और यह एक वायरस है। वहीं बात करें इस वायरस के इलाज के लिए इसकी वैक्सीन की कब खोज की गई और किसने की? तो वैक्सीन की खोज हुई 1955 में। पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ 1955 में और खोज किया जोनास सॉल्क ने। जोनास सॉल्क द्वारा इसकी खोज की गई वैक्सीन की। इसके जनक भी कहा जाता है इन्हीं को, जोनास सॉल्क को। और पोलियो के वायरस की बात करें तो ये है आपका एंटेरो वायरस, संक्रामक और कभी कभी घातक संक्रमण भी होता है। इससे नसों को प्रभावित करता है और स्थायी मांसपेशियों में कमजोरी, लकवा और अन्य लक्षण पैदा करता है। अगला प्रश्न देखें, सभी आयु वर्गों हेतु संतुलित पोषक आहार में क्या शामिल होने चाहिए? तो इसमें पहला तो अनाज व दालें,
दूसरा दूध, मांस, वसा एवं शर्कराएँ और तीसरा फल व सब्जियाँ। तो ये तीनों ही चीज़ें सभी आयु वर्ग के संतुलित पोषक के आहार के लिए ये सारी ही चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो ये थे पूरे 55 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ और उनकी डिटेल्स भी देखेंगे हम। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से ऐसे ही नई चीज़ें, नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन और महिला बाल विकास संबंधित काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे इस 2025 के एग्ज़ाम के लिए। देखना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट, बेल आइकन प्रेस कर लें और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टीच। धन्यवाद।